दोस्तों नमस्कार। आज बात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की और बात उन नेताओं की जो चुनाव हारने के बाद, अपनी पार्टी की पराजय के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। चुनाव आयोग जिसके ऊपर संवैधानिक जिम्मेदारी इस बात की है कि इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव जीतने वाली पार्टी कभी उस पर सवाल खड़ी नहीं करती। हमेशा चुनाव हारने वाले लोग ही सवाल खड़े करते हैं। 2003 में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव 10 साल से मुख्यमंत्री पद पर काबिज दिग्विजय सिंह हारे थे, सवाल ईवीएम पर उठाया। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, सवाल लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के करीबी माने जाने वाले जीवीएल नरसिम्हा राव ने उठाया। सवाल ईवीएम के ऊपर 2019 में भी कांग्रेस ने उठाया। कपिल सिब्बल जो तब कांग्रेस पार्टी में थे उन्होंने भी उठाया। और सवाल ईवीएम के ऊपर अब 2023-24 के दौर में जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उन तीनों राज्यों में 5 राज्यों के एक्चुअली चुनाव संपन्न हुए और 5 में जो 3 हिंदी पट्टी के राज्य थे, उन तीनों राज्यों में कांग्रेस बनाम भाजपा के सीधे मुकाबले में कांग्रेस पार्टी को मात हाथ लगी है। तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या लालू यादव, क्या दिग्विजय सिंह, क्या आम आदमी पार्टी, क्या दूसरे लोग आखिर चुनाव हारने वाले ही ईवीएम पर सवाल क्यों उठाते हैं? क्या उनकी नीयत में कोई खोट है? और क्या मौजूदा दौर में ईवीएम को लेकर जो सवाल है, उन सवालों पर गंभीर बहस करने की बजाय चुनाव में हारने के बाद सवाल उठाने की जो परंपरा पड़ गई है, क्या ये लोकतंत्र में और ईवीएम पर सवाल उठाने वाले नेताओं की विश्वसनीयता कम तो नहीं कर रही है? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का नहीं है कि सत्ता में नरेंद्र मोदी है या मनमोहन सिंह है। सवाल इस बात का नहीं है कि सवाल उठाने वाला नेता भाजपा का है या कांग्रेस का है, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि जिस चुनाव आयोग के ऊपर चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयोग कटिबद्ध माना जाता है, उस चुनाव आयोग की मंशा पर और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग के सामने कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा है, अब तक तो कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि ईवीएम की हैकिंग भी हो सकती है, ईवीएम में वोटों की गड़बड़ी भी कोई हो सकती है, कोई वोट घोटाला भी ईवीएम में हो सकता है। इस तरह की बात किसी ने अब तक मानी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं कर पाया है। लेकिन चुनाव हारने के बाद ठीकरा अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं की कमियों पर फोड़ने की बजाय ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फोड़ देना, ये कहां तक उचित है? ईवीएम को भारत में लाने की कवायद कब शुरू हुई? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के दौर में, जब दिनेश गोस्वामी लॉ मिनिस्टर थे, उस दौर में ईवीएम को लेकर प्रारंभिक चर्चा हुई। और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ईवीएम का व्यापक पैमाने पर प्रयोग हुआ। हालांकि 1990 के पहले भी इक्का दुक्का बूथों पर प्रयोग के तौर पर कहीं कहीं ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में इस देश की कई लोकसभा सीटों पर ईवीएम का प्रयोग हुआ। और 2003 में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन 2003 के विधानसभा चुनाव में चाहे दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वो पूरे के पूरे ईवीएम से हुए। 2004 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से हुआ और कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। 2009 में भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। लेकिन इसके ठीक उलट 2014 और 2019 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। तो अक्सर ये देखा गया कि जो जीता उसने सवाल नहीं उठाया, जो हारा वो ईवीएम का रोना रोने बैठ गया। आखिर ये ईवीएम का रोना कब तक चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि नेताओं की नीयत में खोट तो नहीं है, क्योंकि अगर खोट नहीं होती, अपने नेताओं को अपनी सांगठनिक कमजोरियों को बचाने की कवायद नहीं होती, तो ईवीएम का गड़बड़ झाला है या ईवीएम पाक साफ है, ये दोनों बातें यही नेता जो अलग अलग राज्यों की सत्ता में बैठे हुए हैं कब का जनता के सामने प्रूफ कर चुके होते, कब का जनता के सामने सबूत दे चुके होते कि ईवीएम सच है या ईवीएम गलत है, ईवीएम निष्पक्ष है या ईवीएम मेल फंक्शनिंग हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बारे में सारा सच जनता को अब तक पता लग चुका होता। और जब तक यह सच पता नहीं लगता है, हमारे जैसे लोग इस बात को मानने के लिए अभिशप्त हैं, मजबूर हैं कि ईवीएम से कोई वोट घोटाला नहीं हो सकता। और आखिर इतना आसान रास्ता है विपक्ष के पास। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष, जो भी विपक्ष में होता है, कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई और हो, हारने वाला ईवीएम पर सवाल उठाता है
तो उस सवाल का पर्दाफाश करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ता है? बेहद आसान तरीका है और सबको यह तरीका पता है कि कभी भी कर सकते हैं वो। दिल्ली की विधानसभा में एक ईवीएम जैसी मशीन लाकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक बार ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो सकती है वो दिखाने की कोशिश की थी। अरविंद केजरीवाल की मजबूरी तब हो सकती थी जब दिल्ली की सरकार, जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है, ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में नहीं है, तो ये काम वो करने के लिए मजबूर थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल, जिनके पास पंजाब की सरकार है, ईवीएम का रोना नहीं रो सकते। मैं साफ कहता हूं कि ईवीएम का रोना तब तक कोई विपक्षी दल नहीं रो सकता जब तक उसके पास इतना आसान टूल है कि ईवीएम सच्ची है या ईवीएम गलत है, इसको जनता के सामने वो प्रूफ कर सके। जब ये सारी चीजें मौजूद है तो निश्चित तौर पर किसी को ईवीएम के नाम पर रोना रोने का अधिकार नहीं है। क्या है वो तरीका, क्या है वो आसान तरीका, सभी राज्य सरकारों को, सभी पार्टियों को पता है। तो तरीका दरअसल ये है, जो लोग चुनाव प्रक्रिया को जानते हैं, जो लोग भारत की शासन व्यवस्था को जानते हैं, उन्हें पता है कि इलेक्शन जब होती है, जब भी इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के बाद जो ईवीएम होती है वो जिला कलेक्ट्रेट में रखी जाती है। राज्य सरकार के नियंत्रण में जिला कलेक्ट्रेट होता है। हर जिले में कलेक्ट्रेट में ईवीएम मशीनें चुनाव के बाद रख दी जाती हैं। कोई चुनाव आयोग उन्हें मालगाड़ी से दिल्ली लेकर और चुनाव आयोग की बिल्डिंग में उसे नहीं रखवाता है पूरे देश के ईवीएम को। चुनाव आयोग की बिल्डिंग आप सब ने देखी होगी, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर है दिल्ली में। उसमें इतनी जगह भी नहीं है कि पूरे देश का ईवीएम रखा जा सके। दिल्ली का ईवीएम भी वहां नहीं रखा जा सकता। ईवीएम दरअसल राज्य सरकारों के नियंत्रण में कलेक्ट्रेट में रखी जाती है और जब चुनाव हो जाता है ईवीएम खाली पड़ी रहती है। चुनाव होने के दरमियान भी कुछ ईवीएम रिजर्व में रखी जाती है कि कहीं गड़बड़ी हो, कहीं मशीन खराब हो जाए तो वहां ईवीएम को बदल करके वोटिंग कराई जा सके। तो इसके लिए भी रिजर्व ईवीएम होती है, वो भी कलेक्ट्रेट में रखी रहती है। और चुनाव के बाद चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, पूरे 5 साल वो ईवीएम बिना किसी इस्तेमाल के कलेक्ट्रेट में पड़ी रहती है। ये सबको पता है। और कलेक्ट्रेट पर किसका नियंत्रण है? राज्य सरकारों का। देश के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार नहीं है कि आज कोई बीजेपी पर यह आरोप लगा दे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। इस देश में कई ऐसे राज्य हैं, पूर्ण राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहा, पूर्ण राज्य हैं जिसके अधीन डीएम है, एसडीएम है, जिला कलेक्ट्रेट है। जिला कलेक्ट्रेट का गोदाम है जहां ईवीएम रखा जाता है। पूर्ण राज्यों में विपक्ष की कई राज्यों में सरकारें हैं, मसलन पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, आप दक्षिण में चले जाएं तमिलनाडु, तमिलनाडु के अलावा केरल, अब कर्नाटक में भी विपक्ष की सरकार है, कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना में भी विपक्ष की सरकार है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो क्या इन राज्यों के किसी भी कलेक्ट्रेट से, मैं सीधा सीधा ईवीएम पर सवाल उठाने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपके अधीन कलेक्ट्रेट है, कोई पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आप मत दीजिए किसी को, लेकिन किसी कलेक्ट्रेट से 20 ईवीएम निकाल करके कभी भी पत्रकारों के सामने ला करके अगर गड़बड़ी है या ईवीएम सही है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे बता दीजिए कि मॉक पोल पत्रकारों से ही करवा करके दिखा दीजिए कि ईवीएम सही है या गलत है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अचानक में कोई कलेक्ट्रेट से ईवीएम निकाल करके और राज्य सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने ईवीएम रख के मॉक पोल करा के वो सही है या गड़बड़ है पूरे देश के सामने अगर दिखा दे, उस वक्त तो कोई उसे रोकने नहीं जाएगा, कोई चुनाव आयोग उस पर रोक भी नहीं लगा पाएगा। यदि अचानक में कोई राज्य सरकार कहीं भी ईवीएम को निकाल करके, 10 मशीनों को निकाल करके, ज्यादा नहीं, किसी कलेक्ट्रेट से विपक्ष शासित राज्य के या जो ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टियां हैं उनके द्वारा शासित राज्य सरकारों के किसी कलेक्ट्रेट से 10 ईवीएम मशीनें निकाल करके अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सामने मॉक पोलिंग कराकर यदि कोई भी गड़बड़ी है या ईवीएम साफ सुथरी है, एक ईवीएम में 500 पोल करा दीजिए और दिखा दीजिए कि क्या गड़बड़ी है, नहीं है, सबके सामने आप साबित कर सकते हैं। लेकिन वो काम कोई पार्टी नहीं करेगी, उसके लिए उसे कोई रोकने वाला ही नहीं है, तब भी नहीं करेंगे। जनप्रतिनिधित्व कानून यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की कोई भी धारा ऐसा करने से किसी डीएम को या किसी राज्य सरकार के एसडीएम को या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को यह अधिकार भी नहीं
ये रोकती भी नहीं है, ऐसे अधिकार भी नहीं है कि वो रोक सके कि ईवीएम जो उसके कंट्रोल में पड़ी हुई है उसके बारे में कोई परीक्षण वो मीडिया के सामने ना कर सके। और जब अचानक में करेगी तो उस परिस्थिति में रोकने का कोई टूल भी नहीं है। और जब रोकने का टूल नहीं है कि ईवीएम के परीक्षण को मीडिया के सामने विपक्ष शासित राज्य सरकार अपने किसी कलेक्ट्रेट से निकालकर सीधे सीधे पत्रकारों के सामने, पत्रकारों से ही मॉक पोल करा करके ईवीएम का सच जनता के सामने लाए कि ईवीएम यदि ठीक है तो अच्छी बात है, खराब है तो उस ईवीएम को लेकर के सवाल उठेंगे। ये सारा काम करने के लिए कोई राज्य सरकार तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि ईवीएम के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है, अपनी सांगठनिक कमजोरियों को ढकने की कोशिश हो रही है। किसी ने भी, आप बता दीजिए, मैं अपने दर्शकों से सवाल करता हूं, दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया है, दिग्विजय सिंह के राज्य के हाथ में कितनी सरकारें हैं? 3 सरकारें हैं। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की कर्नाटक सरकार है, रेवंत रेड्डी की तेलंगाना सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की हिमाचल सरकार है। कहीं के कलेक्ट्रेट से, किसी एक कलेक्ट्रेट से 10 मशीन मीडिया के सामने रख के वो कभी भी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर ईवीएम का सच जनता के सामने ला सकते हैं। लेकिन वो लाते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं लाते हैं, कभी कभी ये लगता है कि वो इसलिए ईवीएम का सच जनता के सामने नहीं लाते क्योंकि जनता के सामने सच आ जाएगा और ईवीएम की गड़बड़ी नहीं निकलेगी तो वो सवाल उठाने के लायक नहीं रहेंगे। अपनी कमजोरियों को, अपने नेता की कमजोरियों को, अपने एजेंडा की कमजोरियों को, अपने संगठन की कमजोरियों को ढकने के लिए जिस ईवीएम का इस्तेमाल होता है कि ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है, निश्चित तौर पर आज की तारीख में ईवीएम पर सवाल उठाने वाले कोई भी नेता, मैं अपने दर्शकों से कहता हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी एक संदेहवादी व्यक्ति हूं और मनुष्य को संदेहवादी होना चाहिए, संदेहवादी होने में कोई बुराई नहीं है। और जब आप संदेहवादी हैं तभी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उठाने के पहले परीक्षण का, जनता के सामने, कैमरे के सामने परीक्षण का, ईवीएम के परीक्षण का, ईवीएम के टेस्ट का, ईवीएम की न्यूट्रलिटी यानी निष्पक्षता का, उसके पोलिंग के तौर तरीकों की पारदर्शिता का यदि आप कोई भी सबूत लेना चाहते हैं तो कई सारे लाखों ईवीएम पड़े हुए हैं विपक्ष शासित राज्यों के कलेक्ट्रेट के गोदाम में। कभी भी कहीं भी वो बिना किसी को सूचना दिए अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। कोई संविधान उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं है, कोई कानून उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं है, कोई स्टे लगाने की स्थिति में भी चुनाव आयोग नहीं होगा कि आप ईवीएम का टेस्ट क्यों कर रहे हैं। अगर कोई कलेक्ट्रेट कहीं किसी कलेक्ट्रेट में ईवीएम पड़ा हुआ है, कई लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग ने परीक्षण के लिए और चुनौती देते हुए ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वालों को बुलाया तो मदरबोर्ड टेस्ट नहीं करने दिया ईवीएम का। अरे भाई, ईवीएम का मदरबोर्ड तो ईवीएम के साथ कलेक्ट्रेट में पड़ा हुआ है, आप वहीं टेस्ट करा लीजिए और टेस्ट रिपोर्ट जनता के सामने दिखा दीजिए टेलीविजन पर, यूट्यूब पर, कोई रोकने वाला नहीं है। तो उस परिस्थिति को की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है, सबको पता है कि ये 2 मिनट का काम है ईवीएम के ऊपर से संदेह के बादल हटाना। जिन लोगों को संदेह है उनको भी, जिनको संदेह नहीं है उनको भी, दोनों के मन को शांत करना, उनके मन में ईवीएम को लेकर चल रहे सवालों से मुक्ति दिलाना और पूरे देश में मौजूदा दौर में ईवीएम को लेकर जो माहौल बनाया गया है। मैं मानता हूं कि मैंने भी कुछ सवाल उठाए, मुझे भी संदेह था और जब इस संदेह की पड़ताल मैंने व्यक्तिगत तौर पर की कि आखिर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, आखिर चुनाव आयोग के अधिकार क्या है, आखिर केंद्र और राज्य के बीच डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण किस लेवल पर है, आखिर ईवीएम रखी कहां जाती है और जहां ईवीएम रखी जाती है उस लॉकर के ऊपर क्या कोई चुनाव आयोग भी ताला लगाता है क्या? कलेक्ट्रेट में जो ईवीएम रखी जाती है तो कोई सील या कोई ताला तो चुनाव आयोग लगाता नहीं है, ताला तो कलेक्ट्रेट का ही लगता है जहां भी ईवीएम रखी जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई राज्य सरकार का, विपक्ष शासित राज्य सरकार जो जब भी विपक्ष में और सवाल उठाता हो वो टेस्ट नहीं करा सकते, मीडिया के सामने टेस्ट नहीं करा सकते उसमें मॉक पोल कराकर। दरअसल ये सारा मामला मौजूदा दौर में, ध्यान रखिए, इस बात के लिए है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सब लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव हारेगी तो मैं आपको फिर कह रहा हूं बीजेपी के लोग ही ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। इंडिया गठबंधन चुनाव हारेगा
तो इंडिया गठबंधन के लोग ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। ये परंपरा जो 2003 से चली आ रही है, जब से ईवीएम का इस्तेमाल पूरे राज्य, पैन स्टेट या पैन इंडिया ईवीएम का इस्तेमाल जब से शुरू हुआ, तब से ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने की जो परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा को सभी पार्टियां, क्या कांग्रेस क्या भाजपा, सभी पार्टियां अगले लोकसभा चुनाव के बाद भी अपने नेतृत्व को, अपने एजेंडे को आरोपों और आलोचना से बचाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक टूल के तौर पर देख रही है। इससे ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर मुझे कभी नहीं लगता, कहीं नहीं लगता कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोग क्या वाकई ईवीएम की टेस्टिंग के लिए इतने गंभीर हैं, क्योंकि गंभीर होते तो यह काम कब का हो चुका होता। आज तक किसी राज्य सरकार ने, किसी ने कोशिश नहीं की कि ऐसा हो जाए। जिला कलेक्टर राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। कल एक कलेक्टर ने, आपने देखा होगा वो वीडियो वायरल हुई थी मध्य प्रदेश के, एक कलेक्टर ने ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन के लोगों के साथ मीटिंग में क्या कह दिया कि आपकी औकात क्या है। एक मुख्यमंत्री ने उनकी औकात दिखा दी, मोहन यादव ने, कि आपकी औकात क्या है, कलेक्टर साहब अब कलेक्टर नहीं रहे, उनकी जगह नए कलेक्टर चले गए। तो कलेक्टर साहब का प्रशासनिक नियंत्रण, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रशासनिक नियंत्रण, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? वो राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास होता है। और इस देश में ऐसी नौबत अभी नहीं आई है। 1952 से 57 के दरमियान पूरी तरह तो नहीं, कमोबेश ये नौबत थी कि सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, इक्का दुक्का एग्जाम्पल को छोड़कर। लेकिन आज की तारीख में कई सारे राज्यों में, दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में विपक्ष शासित मुख्यमंत्री हैं, और कम से कम 300 से 400 कलेक्ट्रेट इस देश में ऐसे हैं जो विपक्ष शासित राज्यों में, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के अधीन है। उनके कलेक्टर वहां ईवीएम के ऊपर ताला, ईवीएम वाले लॉक रूम के ऊपर, जो स्ट्रांग रूम होता है, उसके ऊपर ताला लगा कर रखते हैं। कलेक्ट्रेट के गोदाम में धूल खा रही होती है ईवीएम। लेकिन सवाल उठाने वाले नेताओं से जब भी जनता के बीच जाएं, मैं सबसे अपील करता हूं कि जब भी ये नेता जनता के बीच जाएं, आप सीधा सवाल करें। जब भी कोई ईवीएम पर सवाल उठाए, आप सीधा सवाल करें कि आपकी सरकार तो अमुक राज्य में है, वहां किसी कलेक्ट्रेट से निकाल करके आपने ईवीएम की चेकिंग क्यों नहीं कराई? किसने रोका था आपको? किसने कौन सा संवैधानिक बाध्यता आपके सामने उत्पन्न कर दी थी? तो सवाल करना और सवालों का जवाब देने से खुद भागना, यही इस देश में मौजूदा दौर के विपक्ष की और पूर्व के विपक्ष की भी नीयत है। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या दूसरे दल, सभी यही करते रहेंगे और जनता के बीच एजेंडे के मुद्दे पर विफल होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाते रहेंगे। आज की तारीख में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, कोई इनकार नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी नहीं है, मतलब इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है। विपक्ष को अपने एजेंडे के साथ जाना होगा, विपक्ष को एक नेता के साथ जाना होगा। आज हिंदी भाषी प्रदेश में आप देख लीजिए, जितने हिंदी भाषी प्रदेशों में कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई है, क्या हालत है। लोकसभा की लगभग सारी की सारी सीटें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, जहां भी भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई दिखती है, हिमाचल, उत्तराखंड, जहां भी आपको बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई दिखेगी, वहां एक तरफा बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। और जब भाजपा वहां एक तरफा जीत दर्ज कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी के लोग मौजूदा दौर में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उसी तरह से ईवीएम पर सवाल उठाते दिख रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2009 का चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाती दिखी थी। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे दर्शकों को ईवीएम को लेकर सवाल उठाने पर कोई आपत्ति किसी से होगी। आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं सभी, सबको हर मुद्दे पर जिस पर संदेह हो सवाल उठाने का अधिकार है। लेकिन जिन सवालों का परिणाम, जिन सवालों को लेकर उठाया जा रहा है, जिन सवालों को, और उनमें से जिस किसी भी सवाल के हिस्से का या उस पूरे सवाल का सॉल्यूशन विपक्ष के पास भी मौजूद है, विपक्ष उसका सॉल्यूशन निकालने की बजाय ठीकरा फोड़ता हुआ नजर आए, तो जनता को इससे भी अवेयर होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।